अगर हम किसी से पूछें कि आपको पढ़ने का मौका मिले तो दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहेंगे, तो शायद जवाब होगा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज। तो जवाब तो सही है। हर साल भारत से हजारों या कहें लाखों स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं और कई जाना चाहते हैं। लेकिन आज से कई सौ साल पहले या यूं कहें 800 साल पहले दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी तक पढ़ने आते थे, बाकायदा संस्कृत सीखते थे, दरवाजे पर खड़े रहते थे, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता था तो सिर्फ 20% छात्रों को, जो सबसे होनहार होते थे और जिनका पहला इंटरव्यू लेता था यूनिवर्सिटी का द्वारपाल। तब जाकर उन्हें एंट्री मिलती थी और इसके बाद 2 लेवल और पार करने पड़ते थे। और जब ये सब पास कर गए तब जाकर मौका मिलता था दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ने का, जिसमें लाखों किताबें हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। नमस्कार, मैं हूं अमित राज। दोस्तों, कुछ चीजें बनाना मुश्किल है, लेकिन खोई हुई शान को वापस लाना और भी कठिन। भारत के प्रधानमंत्री को लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद करेगा। 19 जून 2024 यही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को उसका खोया हुआ अस्तित्व वापस ला कर दिया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा भी और जोर शोर से भारत की इस धरोहर की पुनर्स्थापना होने की शुभकामनाएं भी दी। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। ये अविश्वसनीय है। 20 साल पहले किसने सोचा होगा कि भारत में ऐसा कुछ संभव होगा? लेकिन चीजें बदल रही हैं और दुनिया भारत में इन बदलावों को देख रही है। यहाँ मैं अपने प्रिय भारतीय और विदेशी छात्रों से जरूर कहना चाहूँगा, कृपया ध्यान से सुने। जब आप भारत में इस विश्वविद्यालय के नए परिसर में कदम रखेंगे तो आप उस बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं कर रहे होंगे जो लूटे गए धन से बना था, लेकिन आप एक ऐसे देश की बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहे होंगे जो इतिहास में लूटपाट और विनाश का सामना करने के बाद खुद का पुनर्निर्माण कर रहा है। लेकिन यह केवल सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में नहीं है। हम भारतीय एक एक कदम बढ़ाकर अपनी विरासत और बौद्धिक परंपराओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के नए भवन पर। राजगीर में स्थित आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा के खंडरों के पास ही स्थित है। नए 455 एकड़ परिसर के डिजाइन और आर्किटेक्चरल एलिमेंट प्राचीन नालंदा महाविहार के मूल मठों और भवनों से प्रेरित है। नया परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है और इसमें 100 एकड़ से अधिक वाटर बॉडी, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग के लिए एक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट भी शामिल है। साथ ही साथ 100 एकड़ से अधिक ग्रीन एरिया भी है। विश्वविद्यालय में योग केंद्र, अत्याधुनिक सभागार, पुस्तकालय, आर्काइवल सेंटर और पूरी तरह सुसज्जित खेल परिसर भी है। वर्तमान में भारत सहित 20 से अधिक देशों के छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। तो ये तो बात हुई नए तैयार हुए भवन की। अब आइए एक पल के लिए इतिहास में वापस चलते हैं। सम्राट कुमारगुप्त ने 427 ईस्वी में नालंदा की स्थापना की थी। इसमें लगभग 2000 शिक्षक थे। साथ ही चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत सहित दुनिया भर के लगभग
10,000 छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। इसका कैंपस बहुत ही विशाल था। इसमें कई मॉनेस्ट्रीज, लाइब्रेरीज, ऑडिटोरियम्स भी थे। कहा जाता है कि इसके शिखर पर हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स रहते थे और ये विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ था, जिसमें 108 ब्लॉक्स और 11,000 से भी ज्यादा कमरे थे। लेकिन इसमें से अब तक हम सिर्फ 11 ब्लॉक्स ही खोज पाए हैं। भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमाग जैसे आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो दिया, वह नालंदा यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे और बाद में अपनी ही मेरिट पर वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने। चरक, सुश्रुत, नागार्जुन जैसे बड़े बड़े नाम ये भी नालंदा के प्रोफेसर रहे हैं। विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका पुस्तकालय था। इसमें लगभग 90 लाख पांडुलिपियां थी। इनमें धर्म, विज्ञान, चिकित्सा से जुड़े कई ग्रंथ शामिल थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में एक आक्रमणकारी जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उसने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उसने पुस्तकालय को भी जला दिया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इतने ग्रंथ और पांडुलिपियां थी कि आग 3 महीनों तक धधकती रही। हालांकि इन बातों का हमें तब पता चला जब वेन स्वैंग की लिखी हुई किताब में नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी डिटेल के बारे में हमने जानकारी हासिल की। ये किताब आज भी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में मौजूद है और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा 19वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई शुरू की गई, जिसमें से अभी तक सिर्फ 10% लैंड एरिया ही मिल पाया है। तो ये तो थी उस ज्ञान के समंदर के इतिहास की एक झलक, जिसकी शुरुआत हमारे ही देश से हुई और अब हमें विश्वविद्यालय का एक बिल्कुल नया परिसर मिल गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के फिर से अस्तित्व में आने का मुख्य कारण है कि भारत को फिर से शिक्षा का केंद्र बनाना, जैसा कि कभी हुआ करता था। लेकिन विश्वविद्यालय का नया परिसर स्थापित करना सिर्फ पहला कदम है। अगला कदम पढ़ाई के लिए सही माहौल बनाए रखना है और इसके लिए भारत को सबसे पहले एक मजबूत राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना होगा, जिसके लिए कुछ चुनौतियों से पार पाना होगा। आज हम इनमें से 3 चुनौतियों की बात करेंगे। पहली चुनौती है पेपर लीक होना और परीक्षाओं में गड़बड़ी। आप नीट विवाद के बारे में तो जानते ही हैं। नीट मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा है। इसमें धांधली की भरमार है। भारत में डॉक्टर बनने के लिए इस परीक्षा को पास करना होता है, इसलिए धोखाधड़ी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य से यह अकेली घटना नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 41 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। हम दूसरे एग्जाम्स की बात भी कर रहे हैं। इन सब ने मिलकर 140 मिलियन छात्रों पर प्रभाव डाला है। भारत को इसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ईमानदारी से परीक्षाओं का होना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इसे प्रदान नहीं कर सकते तो आप एक शिक्षा केंद्र नहीं हो सकते। और आज की दूसरी चुनौती पर हम बात करेंगे शिक्षा पर होने वाला खर्च। पिछले वित्तीय वर्ष की ओर देखें तो भारत ने शिक्षा के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए बजट आवंटित किए थे और हमने कितना खर्च किया? 1.08 लाख करोड़। इसलिए 7,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च ही नहीं हो पाए, यानी लगभग 900 मिलियन डॉलर। भारत शिक्षा पर जीडीपी का कुल 3.5% खर्च करता है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसे बढ़ाने का उच्च लक्ष्य तय किया है, लगभग 6% शिक्षा के लिए। अगर भारत में यह सफल होता है तो शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। हमारे पास बेहतर बुनियादी ढांचे, अधिक वेतन पाने वाले शिक्षक और अधिक सुविधाएं होंगी। बेशक योग्य छात्र भी होंगे। और तीसरी चुनौती है पाठ्यक्रम। आप अपने छात्रों को क्या सिखाते हैं? बस पिछले वर्ष की रिपोर्ट को ही देखें तो इसमें भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं और इसमें क्या कहा गया है? पिछले 4 दशकों में पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखे गए हैं। 4 दशक, बहुत कम बदलाव। भारत को इसे तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए, खासकर जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई तकनीकों के साथ। मुझे पता है यह आसान नहीं है, लेकिन भारत के पास इसे करने का अच्छा मौका है। अन्य देशों को भारत के विशिष्ट विश्वविद्यालयों जैसे कि IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रभावित किया है और भारत विदेश में 2 IIT स्थापित करने की प्लानिंग भी कर रहा है। एक तो UAE में और दूसरा ज़ैंज़िबार में। भारत एक फ्री सोसाइटी है, इसलिए विदेशी छात्र यहाँ पढ़ाई करने के लिए सुरक्षित रूप से आ सकते हैं। लगभग 46,000 विदेशी छात्रों ने ऐसा किया भी है। वे 170 देशों से आते हैं।
तो जैसा कि मैंने कहा, भारत में शिक्षा केंद्र बनने की अच्छी संभावनाएं हैं। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की इच्छा शक्ति है कि वह फिर से एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बने। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और ये भी कैसा लगा आपको हमारा ये टॉपिक। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।